जैव अणु कहते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ी सी ये है, देख लीजिएगा, यहाँ पर पहले हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स में पहले उसका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण दो प्रकार का होता है इसमें, एक होता है एल्डोज और एक होता है कीटोज। पहले एल्डोज क्या हुए और कीटोज क्या हुए। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो एल्डोज वो होते हैं जिनमें क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, एल्डोज बोलेंगे। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा उसको हम एल्डोज बोलेंगे। और कीटोज क्या हुए, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें कीटोन ग्रुप होगा वो कीटोज कहलाएंगे। ठीक है ना। तो ये एल्डिहाइड्स और कीटोन ग्रुप्स होंगे। अब इसमें भी क्या होता है कि एक वर्गीकरण तो एल्डोज और कीटोज के रूप में है, दूसरा वर्गीकरण इसमें है जैसे मोनोसैकेराइड्स, और फिर डाइसैकेराइड भी हो सकता है या ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड फिर दो प्रकार के होते हैं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स। और फिर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिसमें बहुत सारे तीन प्रकार का वर्गीकरण है। पहला है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा फिर ओलिगोसैकेराइड जिसको हम डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना। और इनके एग्जाम्पल यदि देखेंगे बेटा, यहाँ पर देखो मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया, दो होते हैं। और इनका डी और एल विन्यास है, ये समझना हमने, डी रूप कौन सा है, एल रूप कौन सा है। ओलिगोसैकेराइड्स में आता है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। और इन तीनों को देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला मालूम क्या है, C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला ग्लूकोज का भी है, फ्रक्टोज का भी है। अब अंतर बताएंगे हम क्या अंतर है इनमें। और जो ओलिगोसैकेराइड्स होंगे बेटा, यहाँ पर देखोगे तो C12H22O11, ये लैक्टोज का भी होगा, माल्टोज का भी होगा, लेकिन इनमें भी अंतर है। ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स में इसमें क्या होता है, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये भारी तत्व होते हैं जिनमें जो है C35 से लेकर के और एबव तक इनके फॉर्मूले होते हैं। अब यहाँ देखो, इसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन में क्या आएगा, एक तो आएगा अमीनो अम्लों का प्रारंभिक परिचय कि अमीनो अम्ल होते क्या है। ठीक है ना। अमीनो अम्ल क्या होते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो कैसे बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, है ना। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होंगे, ठीक है। प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन क्या होगा केमिस्ट्री के रूप में, है ना, प्रोटीन क्या होगा। और प्रोटीन की जो संरचनाएं हैं बेटा, ये अलग अलग प्रकार की होती है। प्रोटीन की जो संरचनाएं होती है, प्राथमिक संरचना हो गया, द्वितीयक संरचना कैसे होगी, तृतीयक संरचना कैसे होगी प्रोटीन की, और चतुर्थक संरचनाएं कैसे होंगी, है ना। इनका गुणात्मक परिचय देना है हमने। प्रोटीन तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बेटा, प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन को विकृत रूप बनाना है ना, प्रोटीन को उसका रूप बिगाड़ देना है, उसको बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। एक है बेटा इसमें एंजाइम, यहाँ पर है एंजाइम। लिपिड है, लिपिड और हार्मोन का वर्गीकरण। और देखो हार्मोन का कार्य भी है बेटा, हार्मोन का वर्गीकरण भी है और कार्य भी है ना। उसके बाद जो एक छोटा सा टॉपिक बचता है, ये है विटामिन, इसका वर्गीकरण क्या है और उसके कार्य क्या है। ठीक है ना। और लास्ट टॉपिक होगा इसमें न्यूक्लिक अम्ल, जिसको हम बोलते हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है ना। तो इस मेन जो है इसमें चार टॉपिक हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड। फिर इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं। डीएनए और आरएनए को हम जानते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। इनके बारे में हमने पढ़ना है, जो केमिकल फॉर्मूले होंगे, है ना। पहले बायोमोलिक्यूल्स क्या है, जो चैप्टर का नाम है हमारा वो है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल इसको बोलते बेटा जैवाणु, है ना। तो जैवाणु क्या है, क्या कैसे कहते हैं, तो ये कहता है कि वो एक कार्बनिक पदार्थ, यहाँ पर कैसे पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ, जो जीवन के निर्माण, उसकी वृद्धि, उसकी मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। हमारे पास कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से, जो जीवन के निर्माण, जीवन बनाए जाने के लिए
निर्माण करेंगे, उसकी वृद्धि करेंगे और मरम्मत का काम करेंगे। इसके लिए जो आवश्यक होंगे उसको क्या बोलते हैं हम, जैवाणु, बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। देखो जो निर्माण करता है, हमारे शरीर का जो निर्माण करता है, जीवन का निर्माण करता है, वो कार्बोहाइड्रेट से है ना। उसमें वृद्धि कौन करता है, प्रोटीन काम करता है। शरीर की वृद्धि कौन करता है और उसकी मरम्मत कौन करता है, ये विटामिन और मिनरल्स होते हैं, है ना। न्यूक्लिक अम्ल भी क्या करता है, निर्माण के काम करता है ना। लिपिड्स हो गए, निर्माण का काम करेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्या है, जो जीवन के निर्माण में उसकी वृद्धि में और मरम्मत के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स है, यानी कि बायोमॉलिक्यूल क्या करेगा, इसमें जो बाकी चीजों को नहीं पढ़ते हैं, जो क्या करेगा, जीवन के निर्माण में काम करेगा, उसकी वृद्धि करेगा, मरम्मत करेगा। इसके लिए जो आवश्यक होंगे वो क्या होंगे, जैवाणु, बायोमॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है। और वो हमारे पास ही है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, है ना। विटामिन भी हो गए, या विटामिन भी लिख सकते हैं। तो ये है बायोमॉलिक्यूल्स, इसकी परिभाषा इस रूप में हो सकती है। अब यदि हम थोड़ी और आगे चलते हैं इसमें, पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। पहला पॉइंट हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ठीक है ना। वैसे देखो, यदि कार्बोहाइड्रेट को इसको देखें तो ये दो चीजों से बना हुआ है। एक तो बना हुआ कार्बन से और एक बना हाइड्रेट। हाइड्रेट मीन्स वाटर, कार्बन और हाइड्रेट से बना हुआ है, ठीक है। यदि हम इनके मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो यहाँ पर जो अनुपात होता है इनका, है ना, कार्बन और हाइड्रेट, है ना। और देखो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रेट क्या होगा, जैसे मान लें देखो C6, है ना, और H12, देखो H2O का होल 6 कर देते हैं, C6H2O का होल 6 करते हैं। तो देखो क्या हो सकता है, C तो 6 ही है, H कितने हो जाएंगे, 6 का 2 ना 12, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 6। तो ये इसका फॉर्मूला ऐसे हो सकता है। तो ये हाइड्रेट है, कार्बन और हाइड्रेट से बने हुए, है ना। हाइड्रेट मीन कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जो बने होते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन से, उनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी परिभाषा के रूप में देखें कि ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक। कैसे हैं बेटे, प्रकाशिक सक्रिय, पहले शब्द ध्यान रखना, ये प्रकाशिक सक्रिय, यानी कि सूर्य की जो हमारे पास समतल ध्रुवित प्रकाश है, हमने प्रकाशिक समावता पढ़ी थी, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, है ना, D और L रूप बना लेते हैं। तो ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह उपस्थित हो, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। वो क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन को हम याद रख सकते हैं कि ऐसे प्रकाशिक सक्रिय हाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। देखो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, इनसे मिलकर के बना होता है। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन 2 अनुपात में होगा और ऑक्सीजन 1 में, है ना। कितने कितने में होंगे, यदि हम पर देखेंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो 2 अनुपात में होगा और ऑक्सीजन कितने होगा, 1 के अनुपात में, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, 2 अनुपात 1 अनुपात में होता है, जिसके कारण इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कार्बन के हाइड्रेट भी कहा जाता है। कार्बन के क्या होते हैं, हाइड्रेट होते हैं। देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास देखो फॉर्मूले अलग अलग है। यदि हमने C6H12O6 लिखा, ये दो चीजों का फॉर्मूला है, एक हमारे पास ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज, दो है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज होगा, है ना। C12H22O11 है, मान लीजिए ये लिखा हमने। तो ये क्या क्या है, ये है
सुक्रोज है, माल्टोज है, ठीक है ना, ये सुक्रोज माल्टोज को हम कह सकते हैं। गैलेक्टोज है। और उससे अब वाले देखो, यहाँ इन्होंने क्या किया, C6H10 और O5 और इसका होल N कर दिया। इसका मतलब बहुत बड़ी सीरीज है। N का मतलब क्या हो गया, सीरीज लंबी है। तो इसमें स्टार्च हो गया, है ना, जो बड़े बड़े क्या होंगे तत्व कार्बोहाइड्रेट के, वो आए। तो ये कुछ क्या थे इनके कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल थे, ठीक है। यदि हम इसमें देखो बेटा, अब हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास हैं उनके वर्गीकरण। तो यहाँ पर यदि देखेंगे भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण में क्या होगा, यहाँ पर जो भौतिक गुण होंगे उसके आधार पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होती शर्करा और दूसरी होती अशर्करा, ठीक है ना। शर्करा तो आप लोग जानते हैं, जो शक्कर की तरह होता है। शक्कर कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, है ना। यहाँ पर देखो बेटा, शक्कर क्या होते हैं, मीठे, स्वाद में जो मीठे होंगे उनको हम क्या करेंगे, शर्करा के अंतर्गत लेंगे, है ना। वो क्या कहलाएंगे, शर्करा है, ठीक। जो स्वाद में क्या होंगे, मीठे होंगे। तो यहाँ पहला पॉइंट है शर्करा। तो शर्करा क्या है, वे कार्बोहाइड्रेटों को जो स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं, शर्करा कहते हैं। और जैसे क्या होते हैं, ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज हो गया। ग्लूकोज आप लोगों ने खाया है, स्वाद में कैसे होता है, मीठा होता है। अब अशर्करा है तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कैसे अशर्करा है, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अशर्करा कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्टार्च हो गया, मांड कहते हैं बेटे जिसको, है ना। स्टार्च जो चावल के ऊपर का रहता है, मांड, है ना, उसको हम स्टार्च बोलते हैं, है ना। स्टार्च हो गया। ग्लाइकोजन हो गया। तो ग्लाइकोजन आप लोगों को पता है, ग्लाइकोजन से तो नहीं है, लेकिन स्टार्च को तो हम अच्छी तरह परिचित है ना। ग्लाइकोजन हो गया और सेलुलोज हो गया। सेलुलोज हमेशा कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, जो उनकी बाहरी खाल होती है ना, सेलुलोज। तो सेलुलोज बहुत हार्ड होता है, जो पचाया नहीं जा सकता, है ना, मानव शरीर में। तो हमने देखो कौन सा है, भौतिक गुण धर्मों के आधार पर दो भागों में बांटा गया। वर्गीकरण कई प्रकार हो सकते बेटा, ये तो हमने लिया भौतिक गुण के आधार पर, मीठे के, शर्करा व शर्करा के रूप में। अब और भी प्रकार है देखो वर्गीकरण का। देखो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण दूसरा प्रकार कौन सा होता है, देखो भौतिक गुणों के आधार पर हमने शर्करा और दूसरा अशर्करा लिया। अब दूसरा देखो यहाँ पर रासायनिक संरचना एवं जल के अपघटन के आधार पर। देखो यहाँ पर जल अपघटन के आधार पर यदि देखेंगे तो तीन प्रकार के होते हैं। अब जो हम क्या कर रहे हैं, जिन कार्बोहाइड्रेट्स को का परिकरण देख रहे हैं, तो कौन सा आधार ले रहे हैं, जल अपघटन का आधार ले रहे हैं, कि जल के द्वारा किस प्रकार से अपघटित होता है। तो पहला यदि हम देखेंगे तो पहला क्या है, मोनोसैकराइड्स। अब मोनोसैकराइड्स क्या हुआ, यदि हम इसको देखेंगे तो मोनोसैकराइड्स हुए क्या, तो उसको हम कह सकते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जो क्या करेंगे, जल अपघटन पर मोनोसैकराइड के दो या दो से अधिक क्या देते हैं, यौगिक देते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे मोनोसैकराइड्स। ये दो अणु प्राप्त होते हैं, मोनोसैकराइड के दो अणु प्राप्त होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मोनोसैकराइड्स कहा जाता है। तो जल अपघटन करवाना है, मान लीजिए हमने कहा कि मोनोसैकराइड्स कौन से हैं भाई, मान लीजिए हमने कहा C12H22O11, ये क्या है, O11, ये मोनोसैकराइड्स है, ये डाइसैकराइड्स है, ये ट्राइसैकराइड्स है, पॉलीसैकराइड्स है ना। तो हम क्या करेंगे, मोनोसैकराइड्स देखेंगे तो मोनोसैकराइड्स क्या होंगे बेटा, जो मोनोसैकराइड्स होंगे उनका अलग अलग पार्ट्स नहीं हो सकते। देखो वो सरल शर्कराएं होती हैं, इनका जल अपघटन नहीं हो सकता। सॉरी, मैंने कहा ना दो जल अपघटन पर, इनका क्या नहीं होगा बेटा, जल अपघटन नहीं होगा। जैसे हमारे पास मोनोसैकराइड क्या हो गए, C6H12O6। तो जल अपघटन का आधार देखा, ये यदि हम देखेंगे तो मोनोसैकराइड, ये है मोनोसैकराइड,
इसका जल अपघटन कराएंगे तो नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होना है ना। लेकिन जो डाइसैकेराइड्स होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड दो पार्ट होते हैं। अभी दो क्या अन्य पार्ट्स भी हो सकते हैं, डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स। टेट्रा हो गया, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, बहुत सारे अलग अलग हैं, पर ये मेनली होता है डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड। अब जो क्या होंगे, इनमें क्या नहीं होगा, इसको पहचान गए हम, मोनोसैकेराइड्स का क्या नहीं होगा बेटा, जल अपघटन नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1 ये याद रखना आपको, है ना, इनका जल अपघटन नहीं होगा। और ये लगभग लगभग क्या होते हैं, प्रकृति में लगभग 20 प्रकार के मोनोसैकेराइड्स होते हैं। इसमें आगे कर रखो, देखो ये, ठीक है ना। ये देखो, अपघटन के आधार पर, रासायनिक संरचना एवं जल अपघटन के आधार पर मोनोसैकेराइड्स क्या हैं, वे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के आधार पर अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता। देखो, इनको हम जल अपघटित नहीं कर सकते, तो मेन की पॉइंट क्या है, इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। लगभग कितने हैं, लगभग 20 मोनोसैकेराइड प्रकृति में ज्ञात है। जैसे उदाहरण के लिए ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, ये है ना। यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इन सब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक ही होता है, C6H12O6। अभी बताऊंगा उनमें अंतर क्या है ना। दूसरा पार्ट है ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स में क्या आएगा, ओलिगोसैकेराइड्स देख रहे हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जब जल अपघटन से मोनोसैकेराइड के 2 या 2 से लेकर के 10 तक इकाइयां प्राप्त होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। देखो, जल अपघटन से क्या होगा, मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं की संख्या के आधार पर, उन्हें पुनः क्या होगा, देखो, डाइसैकेराइड हो गया, ट्राइसैकेराइड्स हो गया, टेट्रासैकेराइड्स हो गया, यानी कि 10 तक हम ले सकते हैं। इसमें कितने तक आएंगे, 10 तक। तो इसको पुनः अलग भागों में बांटा गया, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स, है ना, आदि में वर्गीकृत किया जाता है, ये आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है ना। और ये कहता है, देखो बेटा, जल डाइसैकेराइड क्या होगा, जल अपघटन से प्राप्त क्या करेगा, 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होंगी। जैसे मान लीजिए, अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिया C6, नहीं सॉरी, C6 नहीं आएगा, C12H22O11, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं, है ना। और इसका जल अपघटन करवाएंगे H2O के साथ, तो ये क्या करेगा, ये 2 मोनोसैकेराइड देगा, C6H12O6 और प्लस क्या देगा, C6H12O6। तो देखो, जो मोनोसैकेराइड के 2 क्या देगा, यौगिक देगा, है ना, वो क्या कहलाएगा, डाइसैकेराइड्स। और ट्राइसैकेराइड क्या कहलाएंगे, जो 3 अणु देगा। जो 4 देगा वो क्या कहलाएगा, टेट्रासैकेराइड। 5 देगा, पेंटासैकेराइड्स, है ना। और ये सब मिलाकर ये क्या कहलाते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स। इन पूरे को 2 से लेकर के 10 तक वाले क्या कहलाएंगे, ओलिगोसैकेराइड, है ना। अब देखो, मोनोसैकेराइड की क्या होती है, समान भी हो सकती है और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इस सुक्रोज इसने दिया, सुक्रोज का जल अपघटन पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक इकाइयां देता है। जबकि देखो, माल्टोज का यदि हम जल अपघटन करवाते हैं तो दोनों इकाइयां ग्लूकोज की होंगी। माल्टोज का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, माल्टोज का फॉर्मूला था C12H22O11, और इस पर यहाँ इसको हमने लिखा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज था बेटा, है ना। लेकिन जब हम इसका माल्टोज का देखो, यहाँ पर हमने लिया माल्टोज, ये माल्टोज लिया, और माल्टोज का जब हमने जल अपघटन करवाया तो यहाँ क्या बना, C6H12O6 बना। लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, दोनों अणु बनेंगे ग्लूकोज के ही, ये दोनों ग्लूकोज बने। माल्टोज का जब जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगी, ये याद रखना बेटा, थोड़ा सा कंपटीशन में बहुत काम आता है, ठीक है ना।
ग्लूकोज का जब हम क्या करेंगे, सॉरी सुक्रोज का जब हम जल अपघटन करवाएंगे तो ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। माल्टोज का जब जल अपघटन कराएंगे तो केवल ग्लूकोज के अणु बनेंगे, केवल क्या बनेगा, ग्लूकोज, जबकि फॉर्मूला एक जैसे है ना, उसमें अंतर धीरे धीरे जैसे जैसे ये होगा, जब हम फॉर्मूले संरचना के बारे में बता रहे होंगे तब पता लग जाएगा। तो यहाँ पर हम समझ गए होंगे क्या बनेगा। जब हम कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है, यहाँ पर लिखा सुक्रोज, इसका जल अपघटन करने से क्या बनेगा। तो आपको ये याद रखना है, अपघटन, ठीक है। इससे क्या बनेगा, तो हमें पता है एक बनेगा ग्लूकोज और दूसरा क्या बनेगा, फ्रक्टोज, ठीक है ना, दो चीजें बनेगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। लेकिन यदि माल्टोज लेंगे तो दोनों ग्लूकोज बनेगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। दूसरा है बेटा इसमें पॉलीसैकेराइड्स। अभी तो हम केवल वर्गीकरण देख रहे हैं इसका कि क्या हो सकते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये भी क्या है, संरचना और जल अपघटन के आधार पर। अब पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, देखो बेटा वो होते हैं वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती है। हमने एक फॉर्मूला बताया था C6H12 और O5 लिया था, H12 और O5 है ना। और इसमें क्या था, हमने होल N, देखो C6H12 और O11, सॉरी C6H11 और O5 लिया था, वो 10 था सर, 10 होगा 10 है ना, क्योंकि H2 दो जुड़ेगा, C6H10 और O5 लेंगे और इसकी होल N है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना। तो हम कह सकते हैं वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड इकाइयां, देखो मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। अब देखो इसके N मॉलिक्यूल है और यहाँ पर हम क्या लेंगे, N मॉलिक्यूल H2 लेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, N मॉलिक्यूल C6H12 और O6 बनेगी। ये N मॉलिक्यूल है, बहुत सारी इकाइयां बनेगी है ना। और उसके एग्जाम्पल ये कहता है, इसके कुछ एग्जाम्पल प्रमुख हैं, उदाहरण के लिए स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया है ना, तथा गोंद, गोंद भी इसी के अंतर्गत आता है ना, आदि जो है क्या है, पॉलीसैकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते, मीठे नहीं होते। जैसे हमने शर्करा व शर्करा देखिए, उसको हम कहते हैं, इन्हें अशर्करा भी कहते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, अशर्करा कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये तीनों का वर्गीकरण हुआ। दो आधार थे, एक तो था हमारे पास शर्करा और शर्करा का आधार, दूसरा हमारे पास रासायनिक संरचना के आधार पर जल अपघटन के द्वारा, है ना। तो ये तीनों प्रकार के हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ी। अब पहले बेटा इसमें पहले, इससे पहले हम ग्लूकोज की संरचना बता सकते थे आपको, पहले ग्लूकोज की संरचना बता देता हूँ आपको, है ना। तो ग्लूकोज की संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा बेटा, इसकी संरचना कैसे होगी। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6, ठीक है। तो जनरली क्या होता था, हमने डी और एल भी देखा, इसमें डी और एल फॉर्म है ना, दो फॉर्म देखी। जनरली क्या करते हैं बेटा हम इसको, ये सामान्य सूत्र है, इसका अणुसूत्र है, लेकिन जो इसका संरचना सूत्र है वो कैसे होगा, इसमें 6 कार्बन है। तो पहले देखो, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। देखो जिस ग्लूकोज को हम C6H12 लिख रहे थे वो ये सब। यहाँ पर क्या होता है बेटा, इसमें इसमें CHO ग्रुप होता है। ग्लूकोज में क्या होता है, पहले नंबर पर CHO ग्रुप होता है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर क्या होगा, यहाँ पर होगा CHOH। कैसे होगा, देखो CH इस तरफ OH होगा और यहाँ H,
लेकिन जो तीसरा वाला होगा यहाँ पर OH इधर होगा और H इधर होगा, और बाकी में सब में OH इधर होगा। देख रहे हो, ये फॉर्मूला है। और इसमें हम इस CH2OH होता है बेटा, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं CH2OH लास्ट वाले को, इसको छोड़ देंगे, यहाँ इसको हटा देंगे, है ना। इस प्रकार से क्या होगा, ये हमारे पास होगा ग्लूकोज का। और फ्रक्टोज क्या होगा, फ्रक्टोज देखो यहाँ ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्डोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डोज, एल्डिहाइड ग्रुप। और दूसरा होता है कीटोज, जिसमें कीटोन ग्रुप होगा। तो जो हमारे पास फ्रक्टोज होगा बेटा, उसका फॉर्मूला भी C6H12O6 है, लेकिन उसका अणुसूत्र अलग है। कैसे, उसके सबसे टॉप में होगा CH2OH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ये देखो कीटोन ग्रुप आ गया, फिर आएगा C और इस तरफ होगा OH। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे अभी, ये किस तरफ है, इसी तरफ है या दूसरी तरफ है ना। फिर COH होगा, फिर COH होगा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और छठा होगा CH2OH। इस टाइप से हो जाएगा, है ना। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्मूले हमारे इस टाइप से होते हैं। अभी इनको लेबोरेटरी करना है। और जनरली क्या होता है, जब हम रिएक्शन के रूप में देखते हैं तो अधिकांश इसको हम लिख लेते हैं। कैसे लिखा जाता है, जैसे ग्लूकोज को लिखेंगे तो CHO लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे CHOH की होल 4, रिएक्शन के लिए ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर आएगा CH2OH। यानी कि इसमें क्या होगा, देखो एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 4 जो है सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल कैसे CHOH है, 4 है, और एक प्राइमरी एल्कोहल है यानी कि CH2OH। इसमें 6 कार्बन परमाणु हैं, एक पर तो है एल्डिहाइड ग्रुप, 4 पर क्या है सेकेंडरी एल्कोहल, और एक पर क्या है प्राइमरी एल्कोहल। तो इस प्रकार से इसमें ये होते हैं अलग अलग ग्रुप। अब देखो बेटा, सबसे पहले ग्लूकोज बनाने की विधि क्या है। तो ग्लूकोज बनाने की जो विधि है वो है जल अपघटन। पहले हम क्या लेंगे, जल अपघटन। ग्लूकोज को कैसे बनाया जाता है, जल अपघटन के द्वारा, जल के द्वारा अपघटन करके। और किसका जल अपघटन करते हैं, सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं। इसका जल अपघटन करते हैं सुक्रोज का, जो सुक्रोज है उसका हम क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। सुक्रोज का हम क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे। तो सुक्रोज के जल अपघटन के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना सकते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने लिया सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या होता है बेटा, C12H22 और O11। इसका हम जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन किसके साथ होगा, H2O के साथ। और जैसे इसका जल अपघटन होगा तो ये मालूम क्या बना देगा, ये बना देगा दो चीज बना देगा। एक बना देगा C6H12 और O6, और प्लस क्या बनाएगा C6H12O6। ये तो है सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा। यदि आप क्या करोगे, यहाँ पर माल्टोज लोगे, माल्टोज के जल अपघटन द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। तो माल्टोज फॉर्मूला होता है बेटा C12H22O11। ये देखो माल्टोज का फॉर्मूला भी सेम है सुक्रोज की तरह, ठीक है ना। लेकिन इनमें अंतर होता है बेटा, एक में एल्डिहाइड होगा, एक में कीटोन ग्रुप होगा, है ना। वो ग्रुप के आधार पर H2O में होगा, उसके डिटेल नहीं है तुम्हारे पास, तो इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, C6H12O6। ये दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ग्लूकोज के ही बनेंगे, यहाँ फ्रक्टोज नहीं बनेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सुक्रोज और माल्टोज से बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक और भी है जिससे हमें बहुत सारे क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल बनेंगे। वो क्या है, वो हमारे पास स्टार्च है। मान लीजिए हमने लिया C6H10O5 लिया, और इसके n मॉलिक्यूल है बेटा, कितने हैं, n मॉलिक्यूल। इस पर हम क्या करवाएंगे, n मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन करवाएंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर भी बेटा, है ना, ये एसिडिक मीडियम होगा। एसिडिक मीडियम में
और प्लस इसमें क्या होगा 393 केल्विन टेम्परेचर होगा और 2 से 3 बार ये दाब होगा। बार में हम क्या नापते हैं, दाब को नापते हैं। तो ये मालूम क्या बना देगा, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बना देगा। एन मॉलिक्यूल C6H12 और O6 बनाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल बन सकते हैं, है ना। इस प्रकार से तो स्टार्च से भी हम बना सकते हैं, इसको हम स्टार्च बोल सकते हैं। तो एक तो हमने सुक्रोज से बनाया और दूसरा हमने स्टार्च से बनाया, किसको, ग्लूकोज को। तो ये बेटा ग्लूकोज बनाने की विधि कैसे हम बना सकते हैं, है ना। दूसरा देखो ग्लूकोज की संरचना के बारे में। संरचना वैसे मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, फिर भी कि ग्लूकोज की संरचना कैसे होती है ना। तो ग्लूकोज में देखोगे तो ग्लूकोज की संरचना से संबंधित प्रश्न होते हैं। ये इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से संबंधित प्रश्न होते हैं, किस प्रकार से बन सकते हैं, है ना। तो देखो ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोज है। कैसे है, एल्डोज, जिसको हम बोलते हैं एल्डोहेक्सोज, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डोहेक्सोज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज। एल्डिहाइड ग्रुप है हेक्सोज के फॉर्म में। इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। ये नाम है इसके, एल्डोहेक्सोज, डेक्सट्रोज, ये सब किसके नाम है, ग्लूकोज के। क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए एल्डोहेक्सोज हो गया, है ना। यह क्या हो सकता है, यह स्टार्च और सेलुलोज का एकलक है। स्टार्च और सेलुलोज होते हैं उनका एकलक का मतलब मोनोमर्स है। जैसे माना एक मकान की का जो एकलक होता है बेटा वो एक ईंट होती है ना। ऐसे ग्लूकोज सेलुलोज का जो इकाई के रूप में होगा, एकलक होगा, वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा। जैसे मैंने कहा ना मकान की इकाई क्या मानी जाती, ईंट मानी जाती है ना। ऐसे ही ग्लूकोज जो क्या होगा, जो हमारे पास स्टार्च होगा उसका एकलक क्या हो गया, उसका एकलक ग्लूकोज हो गया। सेलुलोज का एकलक क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। जैसे ईंट थे मकान की एकलक, है ना। तो इससे ही बनता है। यानी कि हम कहने का मतलब ये है स्टार्च बनेगा तो ग्लूकोज से मिलकर के बनेगा, ठीक है ना। सेलुलोज बनेगा तो ग्लूकोज से मिलकर के बनेगा, ठीक है ना। ग्लूकोज के बहुत सारे अणुओं से ये चीजें बनती है। ये आगे बढ़ा हमारे पास ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की संरचना के संबंध में, भाई ग्लूकोज की संरचना कैसी है, पहले हमें ये जानना होगा इसकी संरचना क्या है। तो ग्लूकोज की जो संरचना है बेटा, इसके संबंध में देखो ये कहता है ग्लूकोज के संबंध में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है ना। इससे संबंधित कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। तो पहले हम देखेंगे ग्लूकोज, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको ध्यान से देखिएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है ना। पहले ये है, पूछा ये जाता है कि जो ग्लूकोज है उसमें जो कार्बन परमाणु है, कितने कार्बन है ग्लूकोज में, 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये कहता है एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। इसको यहाँ पर कहा है, देखो कि देखो यहाँ पर कह रहा है कि HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर यह N हेक्सेन देता है। क्या देता है, नॉर्मल हेक्सेन देता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि सभी 6 कार्बन परमाणु एक ऋजु श्रृंखला में जुड़े हैं। पहले हम क्या करवाएंगे इसमें, HI की रिएक्शन करवाएंगे, किसकी रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, और इससे क्या प्राप्त होगा बेटा में, नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होगा। और ये क्या प्रदर्शित करेगा, ये प्रदर्शित करेगा कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जो 6 कार्बन परमाणु है वो एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, ये प्रदर्शित करेगा। तो किसकी रिएक्शन करवाने में, HI की रिएक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले किसकी रिएक्शन करवाएंगे, HI। और ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि यह जो है क्या है, सीधी श्रृंखला में जुड़े, केवल कार्बन परमाणु की श्रृंखला को ऐसे बता देगा। नहीं तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग ढंग से कहा था उसको, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हम करवाएंगे ग्लूकोज के साथ HI की रिएक्शन। तो देखो मान लीजिए हमने लिया CHOH की होल 4। देखो जिस ग्लूकोज को हम क्या लिख रहे थे, C6H12 लिख रहे थे, उसको अब ऐसे लिख रहे हैं NCH2OH। इस पर हमने क्या करवानी है, यहाँ पर रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन आयोडाइड।
और कितने करवाएंगे 6, हो सकता है इससे ज्यादा भी मॉलिक्यूल हो, है ना। और यहाँ पर क्या लेंगे बेटा, इसमें यहाँ पर लेंगे रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड पी, है ना, लाल फास्फोरस। और इससे क्या प्राप्त होगा, हमें नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होगा। नॉर्मल हेक्सेन कैसे होता है, CH3 CH2 CH2 CH2, कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, अभी 5 और 6। ये है बेटा हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन। ये नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त हो। ये रिएक्शन वैसे बहुत बड़ी है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, इस शॉर्टकट में ही फायदा है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आती है इसमें, है ना। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि इस किससे, जब हमने इसका HI के साथ, तो हमें पता लगा नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त हुआ, और जिससे हमें पता लगा कि ये एक सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो यहाँ क्वेश्चन बनेगा, सिद्ध कीजिए कि कार्बन में 6 परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। कार्बन के 6 परमाणु हैं वह एक सीधी श्रृंखला या ऋजु श्रृंखला में जुड़े हैं, ठीक है ना बेटा। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी होगी, तो उससे सिद्ध हो जाएगा कि 6 कार्बन परमाणु क्या है, एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए। समझ में आ गया। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ऋजु श्रृंखला वाला क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप से लिखना, ठीक। अब ये तो कार्बन की श्रृंखला में हमें पता लग गया कि कार्बन की श्रृंखला में कार्बन की संरचना पढ़ रहे हैं, ये जो कार्बन के 6 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। अब दो ये अभिक्रियाएं बेटे, दो अभिक्रियाएं, इनमें कार्बोनिल समूह। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि जो हमारे पास ग्लूकोज है उसमें कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह क्या होते हैं, कार्बोनिल समूह कहाँ होता था, कहाँ पढ़ा था हमने कार्बोनिल समूह, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में, एल्डिहाइड हो गया और कीटोन हो गया, इन दोनों में कार्बोनिल समूह होता है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होता है ना। तो ये है कार्बोनिल समूह, देखो C+O, ये वाला है ना। यहाँ भी देखो ये C+O है, ये कार्बोनिल समूह है। ये सिद्ध करना है कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। कार्बोनिल समूह का मतलब हो गया एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो हमें ये सिद्ध करने के लिए ग्लूकोज की संरचना में कार्बोनिल समूह यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मौजूद है, उसके लिए दो अभिक्रियाएं लिखनी है। ये दो अभिक्रियाएं, एक होगा NH2H और दूसरा होगा हाइड्रोजन साइनाइड। देखो एक एक चीज हम पढ़ेंगे कि कौन से कितने ग्रुप हैं, है ना, कितने उसमें एल्डिहाइड्स हैं, कितने एल्डिहाइड के लिए पढ़ेंगे इसमें, है ना। अब पहले हम देखते हैं कार्बोनिल समूह। हमने सीधी श्रृंखला सिद्ध कर दिया। दूसरा हमने देखना है इसमें कार्बोनिल समूह, तो हम क्या लेंगे, ग्लूकोज लेंगे, वो CHOH होल 4 और CH2H। तो पहले क्या करवाएंगे हम, NH2H के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो जब हम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मालूम है क्या बनाता है, ये बनाता है ऑक्सीन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सीन। ये क्या करता है, यहाँ से ये वाला जो H2 है ना, इसके ऑक्सीजन को लेकर के H2O बना देता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH और डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर क्या आएगा, NOH आ जाएगा, क्या आएगा, NOH। इसको बोलते हैं ऑक्सीन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीन। और कौन सा ऑक्सीन बना, प्लस इसमें H2O निकला, इसको बोलते हैं बेटा ग्लूकोज ऑक्सीन। ग्लूकोज आप लोग लिख लेना, ग्लूकोज ऑक्सीन, है ना, ऑक्सीन भी बोल सकते हैं इसको, ऑक्सीन भी बोलते हैं ना। तो ये ग्लूकोज ऑक्सीन बनाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों, इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीन बनाता है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप के लिए है बेटा, ध्यान रखना कि इनमें क्या है, कार्बोनिल समूह उपस्थित है। इसके लिए जो है कार्बोनिल समूह उपस्थित है, एक रिएक्शन तो ये हो गई। दूसरी रिएक्शन क्या होती है, HCN की रिएक्शन करवाते हैं। और जब HCN की रिएक्शन करवाते हैं, देखो CHO CHOH होल 4 एंड CH2H। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सारी पूरे रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हमने रिएक्शन को, तो ये साइनोहाइड्रिन बनाता है बेटा।
हमने जब एल्डिहाइड की रिएक्शन पढ़ रहे थे ना, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन, तो वो हमें उस समय देखा होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये H मिल करके इस ऑक्सीजन के साथ OH बना देता है, और ये जो CN है दूसरी तरफ लग जाता है, और ये बाकी ग्रुप ऐसे लिखेंगे CHOH की होल 4 एंड लास्ट में लिखेंगे CH2H। इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। तो यहाँ पर एक साइनोहाइड्रीन कंपाउंड बनता है और यहाँ ऑक्सीजन बनता है, जिसमें सिद्ध होता है कि इसमें क्या है, कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ये कार्बोनिल समूह के लिए है बेटा, किसके लिए है, कार्बोनिल समूह। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह है, नीला है बेटा, कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह उपस्थित है, इसके लिए हमें दो अभिक्रियाएं देनी होंगी। ध्यान ही रखना है कि कार्बोनिल समूह के लिए हमने कौन सी अभिक्रिया देनी है। अब उसके बाद एक और अभिक्रिया, कार्बोनिल समूह उपस्थित हो गया, इसमें CO ग्रुप उपस्थित है। अब देखो, ब्रोमीन जल के साथ ये क्या करेगा, ब्रोमीन जल क्या सिद्ध करेगा, ये करेगा, देखो, ग्लूकोज ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकारक अवकर्मक के साथ, देखो, ऑक्सीकरण से 6 कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक ग्लूकोनिक अम्ल देता है। यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड समूह के रूप में। अब हमने कार्बोनिल समूह तो है, लेकिन कार्बोनिल समूह दो प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड भी हो सकता था बेटा और कीटोन भी हो सकता है ना। कार्बोनिल समूह दो प्रकार के हो सकते हैं। अब हमने उसमें सिद्ध करना है कि कार्बोनिल समूह तो है, लेकिन वो ग्लूकोज है, वो क्या है, एल्डिहाइड। कार्बोनिल समूह तो हमने इससे सिद्ध कर लिया। अब ये सिद्ध करना है कि जो कार्बोनिल समूह दो थे, एल्डिहाइड भी हो सकता था और कीटोन भी हो सकता है। अब हमें ये कंफर्म करना है कि इसमें एल्डिहाइड ही ग्रुप है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रोमीन जल है। कार्बोनिल समूह में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, ठीक है ना। ये कार्बोनिल समूह, ये दोनों, ये जो कार्बोनिल समूह है, इनमें से कौन सा है, एल्डिहाइड है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, है ना। ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। तो हम क्या लेते हैं, CHO, क्योंकि कीटोन नहीं देता बेटा ब्रोमीन जल के साथ, है ना, ये इस प्रकार का ऑक्सीकरण नहीं करेगा। CHOH की होल 4 एंड CH2OH, और इसमें हम क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है, और किसकी प्रेजेंस में, ब्रोमीन जल के उपस्थित, Br2 जल। जैसे ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया होगी तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा ग्लूकोनिक एसिड बना देगा। ग्लूकोनिक एसिड कैसे हो जाएगा, COOH हो जाएगा एंड CHOH की होल 4 हो जाएगा एंड CH2OH। इसका नाम क्या है बेटा, ग्लूकोनिक एसिड, ये ग्लूकोनिक एसिड बना देगा, बस जिससे सिद्ध हो गया कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। देखो, हमने ये सिद्ध किया कि कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं, हमने ये सिद्ध किया कि उसमें दो क्या है, कार्बोनिल समूह उपस्थित है। कार्बोनिल समूह के लिए दो रिएक्शन लिखी, NH2OH, और ये आपको पूछेगा सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज, सॉरी, हमारे पास इस कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज कार्बोनिल समूह उपस्थित है, या ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है, तो हमें किसकी रिएक्शन देनी पड़ेगी, NH2OH और HCN की। अब सिद्ध कीजिए कि जो उपस्थित कार्बोनिल समूह ग्लूकोज है, तो एल्डिहाइड है, सॉरी, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में उपस्थित कार्बोनिल समूह क्या है, एल्डिहाइड है, तो तब हमें ब्रोमीन जल के साथ देना पड़ेगा। या सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रोमीन जल के साथ उसका ऑक्सीडेशन करना होगा। ठीक हो गया। तो ये हो गया ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके हमने क्या कर दिया, ये सिद्ध कर दिया कि उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। तीन चीजें हमने सिद्ध कर ली। अब देखो बेटा, इसके बाद और भी है, इसमें 2-3 और रिएक्शन है। इसमें एक तो करना है कि इसमें 5 OH ग्रुप है, देखो ना, CHOH की होल 4, 4 तो ये हो गए, एंड CH2OH, देखो 5 एल्कोहल ग्रुप मौजूद, ये सिद्ध करना है। दूसरा क्या सिद्ध करना है कि इसमें एक क्या है, एक प्राइमरी अल्कोहल है, वो भी सिद्ध करना है। ठीक है ना, ये सारी चीजें, इनको मैं बताऊंगा आपको कल, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, स्कूल भी जाना होगा आप लोगों को।